नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6ठे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के तहत अब तक कोविड-19 के 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड के 1,61,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 13,500 कोविड मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों में स्वीकृत आपातकालीन वैक्सीन को अनुमति दे रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने mRNA आधारित कोविड-19 टीके HGC-019 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। देश में विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक नववर्ष आज। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 वर्ष पुराने जलियांवाला बाग घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। रायसीना संवाद के 6ठे सम्मेलन का आज उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेट्टे फ्रेडरिक्सन भी उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में इसमें हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी बाद के किसी सत्र में सम्मेलन को संबोधित करेंगे। 4 दिन के सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल तरीके से किया जा रहा है। रायसीना संवाद भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण सम्मेलन है, जिसका आयोजन 2016 से हर साल किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन संयुक्त रूप से इसका आयोजन करते हैं। 2021 के सम्मेलन का मुख्य विषय है वायरल वर्ल्ड, आउटब्रेक्स, आउटलायर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन के दौरान अगले 4 दिन में विश्व के लिए समसामयिक महत्व के 5 प्रमुख विषयों पर परिचर्चा की जाएगी। भू राजनीति पर भारत का प्रमुख वैश्विक सम्मेलन रायसीना संवाद के दौरान बहुपक्षवाद, आपूर्ति श्रृंखला, जलवायु परिवर्तन, सूचना महामारी जैसे विषयों पर चर्चा होगी। 2021 के संस्करण में कुल 50 सत्र होंगे। इसमें 50 देशों के 150 वक्ता शामिल होंगे। 80 देशों के 2000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकृत किया है। सोशल मीडिया के जरिए भी बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ेंगे। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मरीस पायन, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन-वेस ली ड्रेन भी रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेंगे। पुर्तगाल, स्लोवेनिया, रोमानिया, सिंगापुर, नाइजीरिया, जापान, इटली, स्वीडन, केन्या, चिली, मालदीव्स, ईरान, कतर और भूटान के विदेश मंत्री भी इसमें भाग लेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। फ्रांस के विदेश मंत्री जेan-वेस ली ड्रियान 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ आज द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और आपसी हित के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री ड्रियान आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वे जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सामूहिक चर्चा में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से भी मिलेंगे। फ्रांस के विदेश मंत्री रायसीना संवाद में भी हिस्सा लेंगे। भारत और फ्रांस के बीच 1998 से ही रणनीतिक साझेदारी है। इस दौरान नियमित रूप से उच्च स्तरीय विचार विमर्श और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा है। फ्रांस के विदेश मंत्री की इस यात्रा से कोरोना काल के बाद व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवासन और आवागमन, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत होने का रास्ता साफ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाने के आह्वान पर भारत के कोविड टीकाकरण अभियान में बहुत तेजी आई है।
विशेष टीकाकरण अभियान के दूसरे दिन देश भर में 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। सबसे बड़े और तेज टीकाकरण कार्यक्रम के शुरू होने के 87वें दिन देश में टीकाकरण केंद्रों की कुल संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है और ये 45,000 से बढ़कर 71,000 हो गई है, यानी एक ही दिन में इसमें 26,000 से अधिक की वृद्धि हुई है। कार्यस्थलों पर बनाए गए कोविड टीकाकरण केंद्रों में भी बड़ी संख्या में लोग टीके लगवा रहे हैं। अब तक देश भर में 10 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। एक रिपोर्ट। देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इस साल 16 जनवरी से स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण से शुरू हुआ। कोविड महामारी से निपटने में लगे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीके लगाने की शुरुआत 2 फरवरी से हुई, जबकि इस वर्ष 1 मार्च से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों और गंभीर बीमारी वाले 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को टीके लगाने की शुरुआत हुई। इस महीने की 1 तारीख से टीकाकरण का दायरा बढ़ाया गया और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कुछ ही समय में देश भर में 45 वर्ष से अधिक आयु के 7 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी थी। इसी आयु वर्ग के 30 लाख से अधिक लोग कोविड की दोनों खुराक ले चुके हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। देश में कोविड महामारी के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर अब तक दर्ज किए गए कुल मामलों के 9.24% के बराबर हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 12,64,000 से अधिक लोग महामारी से पीड़ित हैं और इन लोगों का अस्पतालों में या अपने घर पर ही इलाज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में नए मामलों की संख्या में मामूली गिरावट आई और ये 1,61,736 हो गई। देश में महामारी से स्वस्थ होने की दर में भी आज गिरावट आई और ये 89.51% रह गई। अब तक देश भर में 1 करोड़ 22 लाख से अधिक लोग कोविड संक्रमण की चपेट में आने के बाद ठीक हो चुके हैं। 10 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरल में अब भी महामारी का ज्यादा प्रकोप है। नए मामलों में से 80% से अधिक इन्हीं 10 राज्यों से हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण और इसकी रोकथाम के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के प्रमुखों को इस बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल रूप से बैठक में भाग लेंगे। इस बीच राज्य में कल कोविड के 13,576 नए रोगियों की पुष्टि की गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। छत्तीसगढ़ में अब तक करीब 4,57,000 कोविड पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। कल राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से 107 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं प्रदेश में इस समय कोरोना संक्रमित करीब 99,000 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान भी जोर शोर से जारी है। छत्तीसगढ़ में अब तक 45 वर्ष से अधिक आयु के करीब 34 लाख लोगों को कोरोना टीका लगाया जा चुका है। इस तरह से इस आयु वर्ग के लगभग 57% लोगों को कोविड टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। इस बीच राज्य में कोरोना संक्रमण के चलते स्कूलों के बंद होने के कारण राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है कि सभी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत 40 दिनों का सूखा अनाज दिया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर। पश्चिम बंगाल में कोविड महामारी के मामलों में बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने आज उन जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक बुलाई है जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव जिला मजिस्ट्रेटों और विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ कई वर्चुअल बैठकें करेंगे। कल आयोजित समीक्षा बैठक में सरकार ने जिला प्रशासनों से कहा था कि बंगाली नववर्ष दिवस का आयोजन सादगी से किया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 4,500 नए मामले दर्ज किए गए, जो एक ही दिन में दर्ज मामलों की सबसे अधिक संख्या है। इस बीच पश्चिम बंगाल को कल दोपहर बाद टीके की 4 लाख खुराकें मिली। इसके अलावा राज्य में कल 2,32,000 लोगों को टीके लगाए गए। राज्य में अब तक 80 लाख लोग टीके लगवा चुके हैं। गुजरात सरकार ने केंद्र से अहमदाबाद के जीएमडीसी के सामुदायिक भवन को 900 बिस्तरों की क्षमता वाले कोविड अस्पताल में बदलने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने गांधीनगर में कहा कि इस अस्पताल में कोविड रोगियों के लिए ऑक्सीजन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार प्रदेश में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए कई कदम उठा रही है।
मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने सोशल मीडिया पर अपने वीडियो संदेश में कहा कि अप्रैल और मई महीने के दौरान धार्मिक समारोह सहित सभी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर संपूर्ण प्रतिबंध लगा रहेगा। उन्होंने कहा कि शादी के समारोह में अब केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक स्थानों में 30 अप्रैल तक लोगों के प्रवेश को बंद करने के लिए कहा गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी कार्यालयों में 50% कर्मचारी या वैकल्पिक दिन के कामकाज के साथ काम करने की अनुमति होगी। इस बीच गुजरात में कल कोविड-19 संक्रमण के 6021 नए मामले दर्ज किए गए। संक्रमण के सबसे अधिक 1907 नए मामले अहमदाबाद शहर में सामने आए, जबकि सूरत में 1174 नए मामले दर्ज किए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। राजस्थान ने 1 करोड़ कोविड टीकाकरण कर महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। देश में टीकाकरण के मामले में राज्य का दूसरा स्थान है। इसे एक बड़ी उपलब्धि बताते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पिछले 4 दिन के दौरान प्रतिदिन 4,70,000 टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कोविड मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। राज्य में पिछले 12 दिनों में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 9,000 से बढ़कर 36,000 से ज्यादा हो गई है। कल राज्य में 5,771 नए मामले सामने आए, वहीं 25 लोगों की संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अलवर तथा भीलवाड़ा जिले संक्रमण के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। स्वास्थ्य सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि प्रदेश में कोरोना की जांच में तेजी लाई गई है और रोज 55,000 से ज्यादा नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। इस माह के अंत तक 1 लाख नमूनों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है और बड़ी संख्या में चालान काटे जा रहे हैं। कई व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी सील किया गया है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। बिहार में कोविड का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,999 नए मामलों की पुष्टि हुई। पटना में सर्वाधिक 1,197 मामले आने की रिपोर्ट है। राजधानी में 289 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 17,000 से ऊपर पहुंच गई है। स्वस्थ होने की दर घटकर 93.48% रह गई है। राज्य में अब तक 2,67,559 रोगी स्वस्थ हुए। इस बीच कल एक दिन में 1,49,000 से अधिक टीके लगाए गए। अब तक 52,35,791 टीके लगाए जा चुके हैं। बिहार को आज केंद्र से 5 लाख कोविड के टीके मिलेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने टीकाकरण की गति और इसका दायरा बढ़ाने के उद्देश्य से विदेशी वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को अनुमति दे दी है। कोविड-19 टीकाकरण प्रशासन पर विशेषज्ञों के राष्ट्रीय समूह ने कुछ देशों द्वारा विकसित, निर्मित और आपातकालीन इस्तेमाल के लिए स्वीकृत की गई तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपातकालीन इस्तेमाल की वैक्सीन की सूची में शामिल वैक्सीन को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी देने की सिफारिश की है। समूह ने कहा है कि पहले इस वैक्सीन को 100 लोगों को दिया जाए और अगले 7 दिन तक उन पर इसके प्रभाव को देखने के बाद इसे देश के टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाए। टीका उत्सव के तहत एक विशेष टीकाकरण दल को अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दूरदराज के इलाके चोबरा में भेजा गया है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने घोषणा की है कि उसने mRNA पर आधारित कोविड-19 टीके HGCO19 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी है। ये राशि मिशन कोविड सुरक्षा के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई है। इस टीके का विकास पुणे की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जेनेवा बायोफार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने टीके के नैदानिक परीक्षण के पहले और दूसरे चरण के लिए स्वस्थ स्वयंसेवकों के नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग के सचिव डॉक्टर रेणु स्वरूप ने mRNA आधारित भारत के पहले कोविड टीके के क्लिनिकल परीक्षणों पर प्रसन्नता व्यक्त की है।
उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी है और भारत में टीकों के उत्पादन में इसका अभी कभी उपयोग नहीं हुआ है। इस टेक्नोलॉजी की क्षमता को देखते हुए विभाग ने इसके लिए धन उपलब्ध कराने का फैसला किया है। mRNA टीके सुरक्षित समझे जाते हैं क्योंकि इनसे संक्रमण नहीं फैलता और ये मानव कोशिकीय प्रणाली से नष्ट हो जाते हैं। ये बड़े कारगर भी होते हैं और इन्हें बड़े पैमाने पर लंबे समय तक चलने वाले टीकाकरण के लिए किफायती मूल्य पर बनाया जा सकता है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई के विशेषज्ञ समूह ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के आपात उपयोग की अनुमति दे दी है। भारत में अब कोविड महामारी से निपटने के लिए ये तीसरी वैक्सीन होगी जिसका आपात उपयोग किया जा सकेगा। भारत में इस वैक्सीन का नैदानिक परीक्षण डॉक्टर रेड्डीज लैब करा रही है। हैदराबाद की बहुराष्ट्रीय भारतीय दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भारत में स्पुतनिक टीके की आपूर्ति के लिए रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष RDIF के साथ समझौता किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड महामारी को देखते हुए केंद्र से बोर्ड की परीक्षाओं के लिए वैकल्पिक तरीका अपनाने का आग्रह किया है। आज मीडिया को संबोधित करते हुए श्री केजरीवाल ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा में 6 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे और करीब 1 लाख शिक्षक अनवीक्षक की भूमिका में होंगे। उन्होंने कहा कि इससे परीक्षा केंद्र के कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बनने की आशंका है। श्री केजरीवाल ने सुझाव दिया कि विद्यार्थियों को इस वर्ष अगली कक्षा में भेजने के लिए कुछ वैकल्पिक तरीके जैसे ऑनलाइन या आंतरिक मूल्यांकन जैसे तरीके अपनाए जाने चाहिए। उन्होंने राज्य में कोविड के रोज बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान करीब 13,500 नए मामलों की पुष्टि हुई, जो कि पिछले वर्ष कोरोना के चरम पर पहुंचने के बाद की सर्वाधिक संख्या है। श्री केजरीवाल ने लोगों से आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने और कोरोना दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की। उन्होंने बताया कि कोरोना की वर्तमान लहर से संक्रमित 65% लोग 45 वर्ष से कम आयु के हैं। जानी मानी फिल्म अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर ने देशवासियों से अपील की है कि वे कोविड टीका लगवाकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दें। आज आकाशवाणी से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि अपने परिवार वालों के साथ उन्होंने टीका लगवा लिया है और ये बिल्कुल सुरक्षित है। हम सभी जानते हैं कि पिछले साल भर से भी अधिक समय से हम कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं और अभी तो इसका प्रकोप पहले से भी कहीं ज्यादा है। हमारी सरकार भी नागरिकों को कोरोना से सुरक्षित करने के लिए टीकाकरण अभियान चला रही है। टीका लगाने के लिए सभी पात्र नागरिकों से मेरा कहना है कि बिना डरे आगे आएं और टीका जरूर लगाएं। ये टीका पूरी तरह सुरक्षित है। मैं खुद और मेरा पूरा परिवार ये टीका लगा चुके हैं। इससे हम खुद को और हमारे परिवारजनों को और हमारे देश की जनता को कोरोना से सुरक्षित कर सकते हैं। तो टीका जरूर लगाएं और कोरोना के खिलाफ शुरू इस जंग में अपना योगदान दें। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर संजय पांडेय ने कहा है कि बहुत जल्द टीकाकरण का दायरा बढ़ाया जाएगा। तीसरी वैक्सीन जो स्पुतनिक वी को अप्रूवल मिला है, तो पिछले साल स्पुतनिक वी के रिसर्च डेटा आए थे कि इसमें 93% के आसपास एफिकेसी देखी गई थी। तो यह एक अच्छा वैक्सीन है और अप्रूवल मिला है, ये अच्छी बात है। अभी तक हमारे पास 2 वैक्सीन थे, कोवैक्सीन और एक कोविशील्ड। तो ये तीसरा वैक्सीन 45+ को ओपन किया है वैक्सीनेशन के लिए। तो देखा होगा कि वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी तेज बढ़ी है। तो बेशक स्पुतनिक वी के आने के बाद यह रफ्तार और तेजी पकड़ेगी और उम्मीद है कि हम इस एज बार को 45 से नीचे लाके 30-35+ भी कर पाएंगे। डॉक्टर पांडेय ने बताया है कि अगर किसी को भी गले में संक्रमण और खांसी जुकाम है तो उसे RT-PCR जांच करा लेनी चाहिए। कोविड के सिम्टम सर्दी जुकाम से मिलते हुए होते हैं, जैसे गला में खराश, बुखार। इस तरह के सिम्टम अगर इस समय आते हैं तो कोविड की जांच करानी चाहिए। कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल में करा सकते हैं या किसी प्राइवेट लैब में करा सकते हैं। कोविड की जांच रिपोर्ट 4 घंटे तक भी मिल सकती है, लेकिन चूंकि अभी कोविड के केसेस ज्यादा हो रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट यूजुअली मिल जाती है, लेकिन कई बार थोड़ा सा वक्त ज्यादा भी लग सकता है। कोविड की जांच आप किसी भी सरकारी अस्पताल या किसी भी प्राइवेट अस्पताल या प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर से करा सकते हैं। 2 तरह के टेस्ट है। पहला टेस्ट है रैट, जिसको रैपिड एंटीजन टेस्ट कहते हैं, लेकिन ज्यादा रिलायबल टेस्ट RT-PCR है। RT-PCR करने के भी कई तरीके होते हैं। तो अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो बेहतर है कि हम पहले RT-PCR कर लें।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6ठे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के तहत अब तक कोविड-19 के 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड के 1,61,000 से अधिक नए मामले सामने आए। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 13,500 कोविड मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों में स्वीकृत आपातकालीन वैक्सीन को अनुमति दे रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने mRNA आधारित कोविड-19 टीके HGCO-19 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। देश में विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक नववर्ष आज। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 वर्ष पुराने जलियांवाला बाग घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई में मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार पूरे जोरों पर है। राज्य में विधानसभा की 294 सीटों में से 135 के लिए मतदान प्रक्रिया पिछले 4 चरणों में संपन्न हो चुकी है। चुनाव के 5वें चरण के लिए कुल 319 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस चरण में 6 जिलों की 45 सीटें शामिल हैं, जिनमें उत्तरी 24 परगना की 16 सीटें भी हैं। 5वें चरण का मतदान इस महीने की 17 तारीख को होगा। आंध्र प्रदेश में तिरुपति और कर्नाटक में बेलगाम लोकसभा सीट तथा 10 राज्यों में विधानसभा की 13 सीटों के लिए कराए जा रहे उपचुनाव का प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है। जिन विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 3 राजस्थान में, 2 कर्नाटक में और 1 गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, तेलंगाना और उत्तराखंड में हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में 4 जिलों की 43 सीटों के लिए 22 अप्रैल को होने वाले मतदान का प्रचार जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 7वें और 8वें दौर के उम्मीदवारों की अंतिम स्थिति कल शाम स्पष्ट होने के बाद प्रचार तेज हो गया है। 7वें चरण में राज्य के 5 जिलों की 36 सीटों के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे, जबकि 8वें चरण में 4 जिलों की बाकी 35 विधानसभा सीटों के लिए 29 अप्रैल को मतदान होगा। मतगणना 2 मई को एक साथ की जाएगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने आज दार्जिलिंग जिले के लेबोंग में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने देश के स्वाधीनता संग्राम में दार्जिलिंग के योगदान को याद किया। इस चरण में तृणमूल कांग्रेस के विभिन्न नेता और संयुक्त मोर्चा तथा अन्य दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में दमोह विधानसभा सीट के लिए 17 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में हिंसक घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के 2 नेताओं की टिप्पणी को गंभीरता से लिया है। आयोग ने एक आदेश जारी कर भाजपा नेता राहुल सिन्हा के 48 घंटे तक प्रचार करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को भी नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे कल सुबह 10 बजे तक स्पष्टीकरण देने को कहा है। सुशील चंद्रा ने आज भारत के 24वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। 1980 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी श्री चंद्रा पिछले वर्ष फरवरी में निर्वाचन आयोग में आयुक्त के रूप में शामिल हुए थे। वे जम्मू कश्मीर में परिसीमन कार्य की देखरेख से संबंधित आयोग के सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे भारतीय विश्वविद्यालय संघ के 95वें वार्षिक सम्मेलन और कुलपतियों के राष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर के जीवन पर किशोर मकवाना की लिखी 4 पुस्तकों का विमोचन भी करेंगे। पुस्तकों के नाम हैं डॉक्टर आम्बेडकर जीवन दर्शन, डॉक्टर आम्बेडकर व्यक्ति दर्शन, डॉक्टर आम्बेडकर राष्ट्र दर्शन और डॉक्टर आम्बेडकर आयाम दर्शन। इस कार्यक्रम का आयोजन अहमदाबाद के डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। देश में पिछले वित्त वर्ष में राजस्व संग्रह सभी अनुमानों से बढ़कर हुआ, जो भारत की मजबूत विकास दर को दर्शाता है।
वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रत्यक्ष कर संग्रह वित्त वर्ष 2019-20 की वास्तविक राजस्व संग्रह की तुलना में 12% अधिक हुआ है। अर्थशास्त्री नवीन गुप्ता ने आकाशवाणी को बताया, जो प्रोविजनल फिगर्स इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 जो आई है वो 10.7 लाख करोड़ रुपीस है, जो बताती है कि पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 19-20 के कंपैरिजन में ये 12.3% से बढ़ोतरी हुई है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में जो इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन थी वो 9.54 लाख करोड़ थी। इससे पता चलता है कि जो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत जो वेरियस स्कीम्स दी, जो वेरियस इंसेंटिव्स दिए, वो सक्सेसफुल रहे। और दूसरा, इंडियन इकोनॉमी तैयार है फ्रेश वेव ऑफ कोविड केसेस है उसको डील करने के लिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 वर्ष पुरानी दुखद जलियांवाला घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने कहा है कि इन शहीदों के साहस, वीरता और बलिदान से हर भारतीय को ताकत मिलती है। ये दुखद घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। हरिद्वार के कुंभ मेले में केवल ऐसे लोगों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनकी RT-PCR जांच रिपोर्ट नेगेटिव होगी। जांच रिपोर्ट मेले में आने की तिथि से 72 घंटे से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुंभ मेले के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र कल बैसाखी पर कुंभ मेले के शाही स्नान का सीधा प्रसारण करेगा। सुबह 6:10 से 6:55 तक इंद्रप्रस्थ चैनल और AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के AIR यूट्यूब चैनल पर भी ये उपलब्ध रहेगा। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आज पारंपरिक नव वर्ष उगादी, गुड़ी पड़वा, चैत्र शुक्लादि, चेटीचंड, विशु, कुत्ताण और बोहाग बिहू के रूप में मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। चंद्र पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष का आरंभ होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोग इसे उगाडी, कर्नाटक में युगाडी कहते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पाड़वा, तमिलनाडु में पथांडु, केरल में विशु, पंजाब में बैसाखी और ओडिशा में पाना संस्कृति के रूप में इसे मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में इसे पोयला बैशाख और असम में बोहाग बिहू कहा जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। रमजान का पवित्र महीना कल से शुरू हो रहा है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी और हिलाल कमेटी ने कल शाम इसकी घोषणा की। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार रमजान 9वां महीना है और इसका समापन ईद उल फित्र के साथ होता है। खाड़ी देशों में आज रमजान का पहला दिन है। कोविड के मामलों में वृद्धि को देखते हुए बांग्लादेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान मस्जिदों में लोगों के अधिक संख्या में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। IPL में आज शाम चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में 5 बार की चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसी मैदान पर पहले खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम से हार गई थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रायसीना डायलॉग के 6ठे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। विशेष टीकाकरण अभियान टीका उत्सव के तहत अब तक कोविड-19 के 40 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड के 1,61,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में एक दिन में सबसे अधिक 13,500 कोविड मामले दर्ज किए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण में वृद्धि से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। सरकार टीकाकरण की गति और दायरा बढ़ाने के लिए अन्य देशों में स्वीकृत आपातकालीन वैक्सीन को अनुमति दे रही है। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने mRNA आधारित कोविड-19 टीके HGCO-19 के क्लिनिकल अध्ययन के लिए अतिरिक्त धनराशि को मंजूरी दी।
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार जोरों पर। देश में विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक नववर्ष आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 102 वर्ष पुराने जलियांवाला बाग घटना के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।